गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। 8 मीटिंग हम पढ़ रहे थे, उससे पहले एक दो बार ये जब हम लेक्चर को यूट्यूब पर डालते हैं तो कई लोग कई तरह के सवाल पूछते हैं। तो कई बार लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का लोगों को क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजन है। जैसे कोई एक भाई पूछ रहा था कि विचार से अलग हो जाने से एनलाइटनमेंट हो जाता है। तो विचार से अलग होने से एनलाइटनमेंट कैसे हो जाएगा, और एनलाइटनमेंट क्या है वो पहले समझना चाहिए। विचार से अलग होते हैं तो एक दृष्टा भाव निर्माण होता है, एक विटनेस की कंडीशन आती है। वो कोई एनलाइटनमेंट नहीं है। एनलाइटनमेंट तो बहुत आगे की बात है। एनलाइटनमेंट शब्द के अंदर ही एक चीज़ छुपी हुई है कि एक जो चीज़ को जो एनलाइटन करता है, मतलब कि इसके ऊपर प्रकाश डालता है और वो चीज़ उजागर होती है, हमें दिखाई देती है। तो ये जो है, जब कोई साधक को पहली बार एक आत्मा का प्रकाश की एक झलक मिलती है, एक झलक ही मिलती है, अभी तो यात्रा बहुत करनी है, तो समझना ये है कि एनलाइटनमेंट तो बिगिनिंग, इट इज़ ए बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ द मोक्ष, मुक्ति। तो ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत है उसके लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग शब्द है। जैसे कि योग के अंदर अंत का शब्द है केवल्य। केवल्य जो है वो अंतिम स्थिति है, या गीता की भाषा में कहे तो मोक्ष, या बौद्धिज्म के दृष्टि से निर्वाण। तो इस तरह ये अलग अलग ये है। पर एनलाइटनमेंट शब्द तो क्योंकि वो इंग्लिश शब्द है और कई पता नहीं कहाँ से आ गया, और इसके लोग इसको ऐसा ही समझने लगे कि एनलाइटनमेंट हो गया तो बस अभी उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो शायद 3B की स्थिति हम उसको कह सकते हैं, उसे आगे बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो इस तरह एक कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर होता है। तो ये जैसे कि हम बार बार कहते हैं ब्रेन और माइंड के बारे में, तो ये तो पूरी दुनिया में और पूरा कुछ शास्त्रों के अंदर भी ये गड़बड़ी तो है कि जिसके अंदर ब्रेन को ही माइंड का रूप दे दिया है। तो ये गड़बड़ी है। ठीक है, जैसे जैसे कुछ मेरी समझ में आएगा तो ये क्लियर करता जाऊंगा। अभी 8वीं मीटिंग फिर से पढ़ते हैं। उसमें थोड़ा एक दो पैराग्राफ पढ़े थे, जिसमें ये जेरोक्स के अंदर 116 के ऊपर है और ब्लैक वॉल्यूम के अंदर 335 के ऊपर है। तो पहली बात तो हमने ये देखी थी कि जो सारा प्रॉब्लम हमारा है वो थिंकिंग से लेके ही है। तो थिंकिंग को हमें कुछ इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। वो खास एक तवरिया जी का एक झुकाव है, एक बार देते हैं कि भाई इसको पहले एजुकेट करो, और उसको एजुकेट करने से वो अपनी जो प्राकृतिक स्थिति है उसके अंदर वो काम करना चालू करेगा। तो इतना करना एक ज़रूरी है। और इसके लिए, इसको एजुकेट करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस उन्होंने दी है। और एक आगे उन्होंने फिर ये भी क्लियर किया है कि एजुकेट करना मतलब कि 3A के स्टेज तक पहुंचना है। तो जब 3A के स्टेज के ऊपर साधक पहुंचता है तो समझो कि उसका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब एजुकेट हो चुका है। मतलब कि जो रेशियो है वो 5:1 का हो गया, तो वो अभी एक बैलेंस की कंडीशन में वो साधक आ गया। उसके अंदर अभी इमोशनल लेवल की गड़बड़ी नहीं चलेगी। वो जो है बैलेंस उसके अंदर चारों केंद्र का रहेगा, और इस तरह वो जीना शुरू करेगा। तो ये है। और फिर ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो ये एजुकेशन जो है वो कोई प्रीचिंग से नहीं होगा। कोई मॉरल का नैतिकता का हम पाठ पढ़ाते हैं तो उससे कोई जो है वो एजुकेट नहीं होता है, ना कोई सरमन उपदेश वगैरह देने से होता है। क्योंकि
प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मेमोरी पैटर्न का है। जो पैटर्न्स हो गई, ग्रूव्स हो गए, और वो बार बार उसी तरह वो वहाँ ही जाता है और उसी तरह वो सोचता है, उसी तरह काम करता है। तो तोड़ना है हमें मेमोरी पैटर्न को, जो गलत हो गई, जिसको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस की सबकी अपनी अपनी ये मेमोरी पैटर्न बन गई है। अब इसको जब तक नहीं तोड़ेंगे तो उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें। तो ये एक सबसे बड़ी एक समस्या है, और उसका समाधान भी यही है कि ये मेमोरी पैटर्न को तोड़ेंगे तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने आप में धीरे धीरे करके वो एजुकेट होता जाएगा। बाकी जो उपदेश वगैरह हम देते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड पकड़ता है, कॉन्शियस ब्रेन पकड़ता है। अब सब सारा प्रॉब्लम जो है वो सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर है, और वहाँ तक कोई उपदेश पहुँचता नहीं है। इसीलिए जितने भी उपदेश कथा वगैरह होती है उसका कोई लंबा समय तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। जब तक सुनते हैं तब तक ऐसा लगता है अच्छा है करके, पर फिर से व्यवहार में हम आते हैं तो वही मेमोरी पैटर्न हमें पकड़ लेती है और फिर उसी तरह हम जीने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और साइंटिफिकली काम करना है तो ये मेमोरी पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा। और लास्ट पैराग्राफ में फिर एक और बात क्लियर करते हैं कि अगर हमने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को एजुकेट कर भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे जो एरियाज है ब्रेन के, बी और सी, जैसे कि साइलेंट एरिया है या अपकीप का एरिया है, उसका भी वो काम करना लगेगा, या उसका वो इतना अब आगे बढ़ जाएगा कि वो दूसरे एरिया का भी काम कर सकेगा। एजुकेट होता इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे एरिया के काम करने के लिए कैपेबल हो जाए। एजुकेट होने का मतलब सिंपल यही है कि उसके अंदर एक बैलेंस आ गया। अब सही थिंकिंग, जो गलत थिंकिंग से आदमी जीता रहता है पूरे दिन, खास करके जो हम डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग के अंदर और इमेजिनेशन के अंदर जीते, वो यहाँ बंद हो जाता है। जैसे जैसे वो एजुकेट होता जाता है तो डे ड्रीमिंग उसका ख़त्म हो जाता है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो यही इसका एक ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बी और सी एरिया का भी काम कर सकेगा। तो लास्ट पैराग्राफ में वही बात करते हैं, वो फिर से पढ़ते हैं। बट सच एजुकेटेड ब्रेन विद द नॉलेज अवेलेबल, दिस एरिया ऑफ द ब्रेन ए कैन नॉट डू द वर्क ऑफ द माइंड और द वर्क ऑफ अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन बी और सी। दिस मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। तो ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि हम एजुकेट करेंगे तो उसका एक अपना फ़ायदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल पूरा ब्रेन का वो हिसाब किताब वो ले लेगा। ब्रेन इज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड माइंड ओनली थ्रू लाइट टू गाइड। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं? ब्रेन के अंदर आते हैं। माइंड के अंदर तो प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। माइंड तो एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, उसके अंदर तो एक माइंड तो हमारे अंदर इन्फिनाइट माइंड से माइंड आता है, और इन्फिनाइट माइंड शुद्ध है, पवित्र है, ऐसा ही वो शुद्ध स्वरूप में ही आता है। फिर जब ब्रेन के साथ मिलता है तब वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन के अंदर, जो सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो ब्रेन के अंदर होते हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम माइंड कर सकता है, और जब माइंड वो प्रॉब्लम के ऊपर लाइट फेंकेगा तो ब्रेन खुद समझेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और फिर वो उसको सॉल्व कर पाएगा। लाइक वन वुड grope in darkness to find a small object dropped on the floor, but light would immediately reveal it. अब कोई चीज़, कोई वस्तु हमारा हाथ से गिर गई है और अंधेरा है, तो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, इधर उधर उसका ये कर सकते हैं कि कहाँ गए कहाँ गई। पर अगर हम लाइट चालू करते हैं तो ऑन द स्पॉट हमें दिखाई देता है और उसको हम पिकअप कर सकते हैं। लाइट एंड माइंड डू वर्क लाइक ब्रेन और मसल्स। तो जो है लाइट और माइंड का एक ही काम है। दोनों जो है, माइंड जो है वो भी एक लाइट का काम कर रहा है। लाइट जो है वो भी हमें
प्रकाश देता है और उसके कारण हम देख सकते हैं। लाइट भी हमें, माइंड भी हमें अंदर प्रकाश देता है और उसके कारण हम ब्रेन के प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। और ब्रेन और मसल जो है वो दोनों अपने अपने काम करते हैं कि जब ब्रेन को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो वो काम करता है, और वो एक्शन के रूप में है तो वहाँ उसको मसल्स का उपयोग करना पड़ता है। Therefore, the 5 vital factors should be always be kept in mind. अब 5 फैक्टर्स यहाँ बताते हैं, ऊपर की चीज़ों से जो निष्कर्ष निकलता है वो। तो पहली बात ये है, ए, द ब्रेन प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया कंडीशंस आर टोटली डिसिमिलर टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द साइलेंट एरिया और होली ग्राउंड। अब पहली बात ये है कि जो थिंकिंग एरिया के अंदर जो कंडीशन है, थिंकिंग एरिया की स्थिति है और थिंकिंग एरिया के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, और दूसरा जो है वो साइलेंट एरिया है, वहाँ जो स्थिति अंदर की है वो दोनों एकदम डिसिमिलर है, ये दोनों असमान है। तो ए मतलब ब्रेन ए और ब्रेन सी, ये दोनों की जो स्थिति और उसके अंदर की जो कोई प्रोसेस चलती है वो दोनों बिल्कुल अलग है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात बी, द इंडिविजुअल्स माइंड, देर आर नो प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस एज नो प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इन्फिनाइट माइंड। अब इंडिविजुअल माइंड के इन्फिनाइट माइंड के अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं है। इन्फिनाइट माइंड जो है वो चित्ती है और वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। वहाँ तो जो है वो सर्जन विसर्जन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, एक्शन इन एक्शन वो कॉन्स्टेंटली वहाँ चलता रहता है। वहाँ कोई प्रोसेस के रूप में कुछ नहीं है। चित्ती के अंदर, चित्ती द्वारा प्रोसेस होती है पर चित्ती के अंदर कोई प्रोसेस नहीं है। और वही इसी तरह जो चित्ती हमारे अंदर आती है और सेल्फ माइंड बनता है, तो सेल्फ माइंड के अंदर भी इसी तरह कोई प्रोसेस नहीं बनती है। सेल्फ माइंड का काम वही है, प्रकाश देना है ब्रेन को या ऊर्जा देना है जिसके द्वारा ब्रेन काम कर सके। सी, ब्रेन प्रोसेसेस ऑफ एरिया ए फाइनली टेक प्लेस इन द फ्रंट लोब, वी कॉल रजिस्ट्रेशन एरिया विथ the 4 centers i.e. SM functioning with rear brain memory pools and topsoil of left and right midbrain with process preceding। अब ए एरिया जो है वो कैसे काम करता है, वो सारी प्रक्रिया हम एक्चुअली तो हम जानते ही है। बिगिनिंग से अगर हम कहें तो कि भाई एक इम्पल्स अंदर आता है, वो मेमोरी पुल को पास जाता है, मेमोरी के बाद वहाँ से आइडेंटिकल मेमोरी लेके ये लेफ्ट और राइट जो मिड ब्रेन का हिस्सा है टॉप सॉइल, वहाँ से वो आगे आता है, रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आता है जहाँ IESM केंद्र पड़े हुए हैं, और वहाँ से कोई एक या दो जो केंद्र है वो एक्टिव होते हैं और वहाँ विचार बन के वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो ब्रेन ए की है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का ए पार्ट है उसकी है। D, there is a subtle relationship between individual's mind, that is infinite mind, and brain area C, the silent area। तो ये यहाँ एक समझने की बात है कि जो हमारा एक इन्फिनाइट माइंड है और दूसरा हमारे अंदर जो है वो एक पवित्र जगह है जिसको हम साइलेंट एरिया कहते हैं। तो ये दोनों के बीच में कुछ संबंध है, सटल रिलेशनशिप है, एक सूक्ष्म तरह की रिलेशनशिप है। तो वो किस तरह है कि जब यह साधक साइलेंट एरिया के अंदर जाता है, वो अपनी चेतना को साइलेंट एरिया के अंदर ले जाता है, तो क्या होता है कि इन्फिनाइट माइंड के साथ में वो कांटेक्ट में आता है और फिर जिस ज्ञान की उसको तलाश है, वो जो वो चाहता है वो ज्ञान जो है वो फिर ये सी एरिया के अंदर अवतरित होता है। तो इस तरह दोनों का ये सटल रिलेशनशिप है जिसमें इन्फिनाइट माइंड जो ज्ञान देता है वो पहले ज्ञान आएगा साइलेंट एरिया में। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में ब्रेन ये ज्ञान नहीं जाएगा इन्फिनाइट माइंड का, उसको साइलेंट में एरिया में ही झेलना पड़ता है।
और लास्ट फैक्टर ई, a subtle relationship can take place besides the above also in the front brain registration area, but on the condition that the four centers IESM do not function at all during this subtle relationship taking place. Such a condition is to be brought about by practices. अब एक और भी एक स्थिति बनती है जिसके अंदर ये इन्फिनाइट माइंड जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ सकता है, पर उसके लिए कंडीशन ये है कि उस दौरान ये IESM सेंसर्स जो है उसको शांत रहना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन करते तो वो तो फिर विचार बन जाएगा। विचार जब आता है तो विचार को कंप्लीट करने के लिए IESM केंद्र तो है, पर अगर मानो कि यहाँ से इन्फिनाइट माइंड से कुछ आता है तो उसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया में भी झेल सकते हैं। आएगा वो शायद तो आएगा वाया साइलेंट एरिया से ही, पर उसको रजिस्ट्रेशन एरिया में उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ करना पड़ता है। अब प्रोसेस क्या है कि मानो कि कोई प्रकार का ज्ञान साइलेंट एरिया में आया इन्फिनाइट माइंड से, अब अगर वहाँ से आगे कुछ नहीं जाता, वो प्रोसेस होती है तो क्या होगा कि ज्ञान वो वहाँ है। अब वो ज्ञान को वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि मुझे ये चीज़ का अवतरण हुआ है, क्योंकि ये चीज़ इसका जानना के लिए ये इतना बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़ रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आए वो रजिस्टर हो, तभी व्यक्ति को पता चलता है कि ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ये एक प्रोसेस है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। तो अगर ज्ञान का, और हो सकता है कि कई लोगों के अंदर, कई लोग अनुभूति तो करते हैं पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि वो अनुभूति तो उसने कर ली पर वो रजिस्ट्रेशन एरिया में आके वो रजिस्टर नहीं हुई, इसलिए वो बात कह नहीं सकते, शायद ऐसा हो सकता है। पर एनीवे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है वहाँ, पर उस दौरान IESM केंद्रों को कुछ नहीं करना है। वो व्यक्ति सिर्फ यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर वो देख लेता है कि ये चीज़ का अवतरण हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो लास्ट फैक्टर है। अब दो प्रकार की रिलेशनशिप हमने इसमें देखी, D और E, उसके बारे में वो कहते हैं कि फर्स्ट सटल रिलेशनशिप बिटवीन C एरिया एंड इन्फिनाइट माइंड थ्रू इंडिविजुअल माइंड एज स्टेटेड इन दी अबव। तो पहली रिलेशनशिप क्या है कि साइलेंट एरिया की और इन्फिनाइट माइंड की है, जो इन्फिनाइट माइंड इंडिविजुअल माइंड बनता है वो D जो है वो स्थिति है। और दूसरी जो रिलेशनशिप है वो सेकंड सटल रिलेशनशिप टेकिंग प्लेस बिटवीन फ्रंट लोब बट विदाउट द फंक्शनिंग ऑफ द फोर सेंटर्स IESM एंड द फर्स्ट रिलेशनशिप टेकिंग प्लेस इन दी अबव। वाई? तो दूसरा जो है ये, इसके अंदर जैसे हमने पहले देखा इस तरह ये इन्फिनाइट माइंड का और ये रजिस्ट्रेशन एरिया IESM के बीच में ये चीज़ जो है वो टेकिंग प्लेस, वो घटित होती है। तो वाई, कैसे, किस तरह, किस लिए? बिकॉज फ्रंट लोब इज रजिस्ट्रेशन एरिया, दैट इज वॉट एवर that is not registered here is not known to the individual, and so the first subtle relationship taking place in D as stated above will never be known if not registered in the front lobe or registration area। तो ये बात हमने अभी की थी कि जो साइलेंट एरिया के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान को फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया तक जाना पड़ता है, और वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आता है, रजिस्टर्ड होता है मतलब फिर वो मेमोरी बन जाता है। तो फिर वो व्यक्ति कभी भी वो चीज़ का वो बात कर सकता है, वो साधक, वो इसका एक अपना अनुभव हो गया। पर अगर ये चीज़ नहीं घटित होती है तो फिर ऐसा होगा कि वो कभी भी वो ज्ञान जो है वो उसको इसकी समझ में नहीं आएगा। इन शॉर्ट, जो अनुभव होता है उसको रजिस्टर होना जरूरी है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ पर्टिकुलर मैनर। इफ योर दूरदर्शन प्रोग्राम
taking place in any one center in India. Example, Delhi will never be known to the rest of India if not relayed by Delhi and picked up by other centers, say example Bombay, where it has to be made public. अब यहाँ वो ये जो ए और बी की स्थिति जो अंदर बनती है उसके कुछ एग्जाम्पल दे के बात करते हैं कि जैसे कि क्योंकि ये तो 85 का पेपर है तो उस समय तो दूरदर्शन ही था और कोई खास चैनल थे नहीं, तो दूरदर्शन मेन था और कुछ लोकल जो सेंटर्स होते हैं उसके अपने अपने ये सेंटर्स थे इसके टीवी प्रोग्राम के लिए। तो मानो कि अब दूरदर्शन का प्रोग्राम एक है और दूरदर्शन प्रोग्राम बॉम्बे सेंटर को भेजता है और बॉम्बे सेंटर को अब इस प्रोग्राम को प्रोड्यूस करना है, उसको दिखाना है। तो क्या करेगा कि बॉम्बे सेंटर दूरदर्शन का प्रोग्राम को दिखाएगा, पर उस दौरान क्या होगा कि बॉम्बे सेंटर के अपने कोई प्रोग्राम है तो वो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, वो उस दौरान वो प्रोग्राम दिखा नहीं पाएगा। मतलब कि वहाँ एक ही चैनल होती है और एक ही चैनल के अंदर एक ही प्रोग्राम चलता है। तो या तो बम्बई का जो सेंटर है वो अपना प्रोग्राम दिखा सकता है या फिर दिल्ली का दूरदर्शन का जो प्रोग्राम है वो दिखा सकता है। वही बात वो फिर आगे भी यहाँ कहते हैं। बट इन दिस केस the public in Bombay for that time cannot watch their own Bombay Doordarshan program, and in which case Bombay Doordarshan is smothered. तो वही बात है कि अब दिल्ली का प्रोग्राम रिले करते हैं और वो पब्लिक को दिखाना है तो दूरदर्शन को, बॉम्बे दूरदर्शन को अपना प्रोग्राम को स्मूदर कर देना पड़ेगा, मतलब उसको ढक देना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा, उसको दबा देना पड़ेगा, उसको वो ये रिले नहीं कर सकता है। बी, इफ देर आर मोर देन वन चैनल विद द पब्लिक ऑफ बॉम्बे ऑन देयर टीवी सेट्स, they can watch either Delhi or Bombay program, and for such time one or the other program is switched off as required. In this case Bombay Doordarshan is not smothered. अब किसी के पास मानो कि 2 चैनल वाला टीवी सेट है तो उसके अंदर उसको एक चॉइस रहता है, क्योंकि मानो कि ए चैनल के ऊपर दिल्ली का प्रोग्राम आ रहा है और बी चैनल के ऊपर बम्बई का प्रोग्राम आ रहा है। तो बम्बई एरिया के लोगों के लिए बम्बई का जो प्रोग्राम देखना है तो उनके लिए 2 चॉइस है, वो दिल्ली का प्रोग्राम भी देख सकते हैं या फिर बम्बई का जो प्रोग्राम रिले हो रहा है वो दोनों में से एक देख सकते हैं। नाउ वी कैन कंपेयर दिल्ली प्रोग्राम टू द फर्स्ट subtle relationship and Bombay program to the second subtle relationship. तो अभी वो यहाँ कंपैरिजन करते हैं क्योंकि पहला फर्स्ट प्रोग्राम दिल्ली का है तो फर्स्ट सटल रिलेशनशिप में हमने क्या देखा था कि चिट्ठी प्लस साइलेंट एरिया जो डी था वो, कि चिट्ठी से जो ज्ञान वगैरह आता है वो साइलेंट एरिया में आता है, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन चिट्ठी एंड साइलेंट एरिया। तो वो मानो कि यहाँ दिल्ली प्रोग्राम की बात है और दूसरी बॉम्बे प्रोग्राम की बात है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया आएगा, चिट्ठी या साइलेंट एरिया प्लस रजिस्ट्रेशन एरिया। तो इस तरह 2 प्रकार के प्रोग्राम यहाँ हैं और हमारे अंदर भी 2 प्रकार की ये स्थिति होती है। द ओल्ड स्कूल्स ऑफ योगा एंड फिलोसफी एंड रिलीजन लाइक ए अबव वांट टू स्मूदर the Bombay program, that is the second subtle relationship is to be smoothed, and the new school do not want to smoother like in B the second subtle relationship, and so both programs 1 and 2 can work concurrently and the individual can switch off and on any of the 2 programs. अब ये जो 2 स्थिति है वो यहाँ ये कहते हैं। अब ओल्ड स्कूल जो है वो पहली जो स्थिति है मतलब जिसमें चिट्ठी और साइलेंट एरिया की बात आती है
उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसको ही वो एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी जो स्कूल है वो न्यू स्कूल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब कि वो जो है वो ये जो जैसे कि बॉम्बे का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम जो चल रहा है इसका उस तरह का ये कहते हैं। मतलब कि उसको चॉइस होनी चाहिए। न्यू स्कूल ऐसा कहता है कि भाई दोनों प्रोग्राम वो देख सके, ऐसी उसको चॉइस होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके पास ऐसी सुविधा है तो वो चाहे तो वो दिल्ली प्रोग्राम देखे या बम्बई प्रोग्राम देखे। पर ओल्ड स्कूल है वो सिर्फ दिल्ली प्रोग्राम की ही बात करता है। तो ये कॉन्करेंटली साथ साथ में दोनों प्रोग्राम के लिए न्यू स्कूल कहते हैं। अब आगे, सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच पॉसिबिलिटीज इज दैट इन बॉम्बे द पब्लिक मस्ट हैव 2 सेट्स ईच with more than one channel operative and Delhi relying and Bombay receiving the Delhi program on a second channel, and the TV sets in Bombay having more than one channel and each house or family having 2 TV sets। तो वही बात है यहाँ कि अगर ऐसा टीवी सेट है किसी के पास कि जिसके अंदर 2 चैनल है, एक से ज़्यादा चैनल है, तो फिर वो व्यक्ति दोनों प्रोग्राम दिल्ली वाला भी और बॉम्बे वाला भी देख सकेगा। और पर जिसके पास इस तरह का टीवी सेट नहीं है, एक ही चैनल वाला सेट है, तो उसको इधर और देखना पड़ेगा। जिसके पास 2 चैनल वाला अगर सेट है तो वो दोनों में से कोई भी एक को देख पाएगा। Those who have only one TV set or 2 TV sets with only single channel cannot have this liberty and option, and in this case they have to let the Bombay, that is second subtle relationship, to be smoothed। तो अगर जिसके पास ये नहीं है और दिल्ली का ही एक ही चैनल है और दिल्ली का ही प्रोग्राम रिले हो रहा है, तो फिर उनको बॉम्बे चैनल को छोड़ देना पड़ेगा और सिर्फ दिल्ली चैनल का जो है उसको ही देखना पड़ेगा। सो इट्स बॉइल्स डाउन टू सेइंग दैट दोज हु आर इन 1 and 2 stage of diagram are like people with only 1 TV set or 2 TV sets with 1 single channel, and those who are at 3A stage of diagram are like people who have 2 TV sets with more than 1 channel, so that the Bombay program, that is second subtle relationship, is not smoothed। तो यहाँ फिर ये अब असली योग की बात करते हैं कि देखो ये जो एक चैनल वाली जो बात है, तो वो जो डायग्राम 1 और 2 की व्यक्ति है जो 2482 के अंदर है और कभी कभार वो 5221 की ओर जाती है, पर अभी एस्टेब्लिश नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लिए कोई चॉइस नहीं है, वो एक ही चैनल वाला प्रोग्राम देख सकते हैं, ऐसे ये लोग हैं। और जो व्यक्ति 3A के स्टेज के ऊपर पहुंच गया है, ऐसी व्यक्ति की स्थिति जो है डायग्राम 2 वाले की, कि जिसके अंदर जैसे टीवी सेट में 2 चैनल हैं, इस तरह इसके अंदर भी 2 चैनल की, मतलब कि वो अभी जो है वो इन्फिनाइट माइंड और साइलेंट एरिया का जो सटल रिलेशनशिप है उसको भी वो ये कर सकता है, और दूसरा जो है वो इन्फिनाइट माइंड और रजिस्ट्रेशन एरिया वाला सटल रिलेशनशिप है, दोनों का 3A के अंदर वो समाविष्ट हो सकता है। और उसके अंदर फिर उसको दूसरी जो ये है उसको दबाने की जरूरत नहीं है, दूसरी रिलेशनशिप को भी वो मतलब दोनों रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकता है 3A वाला। बट द न्यू स्कूल इज नॉट क्लियर and does not explain how this second subtle relationship can be free and not smoothed, because they have not been able to explain the difference between brain and mind and the working processes of brain sections or areas A, B and C, that is the
geography of brain, and in absence of such explanation, the old school laugh at the new school. Both are in the wrong. अब ये क्योंकि न्यू स्कूल ऐसा कहता तो है कि भाई ये दोनों होना चाहिए, मतलब 2 चैनल की वो बात कर रहा है, पर उसको ये समझ में नहीं है कि वो किस तरह ये हो सकता है, ये सेकंड जो सटल रिलेशनशिप है वो किस तरह हो सकता है, उसका वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ब्रेन और माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों की प्रोसेस अलग अलग क्या है, और ब्रेन के जो 3 हिस्से है ABC, और उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है, ये सारा नॉलेज जो है वो ये न्यू स्कूल वाले के पास भी नहीं है, तो फिर वो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उसको समझा नहीं सकता है। और वो एब्सेंस ऑफ सच एक्सप्लेनेशन, वो अगर ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो ओल्ड स्कूल वाले जो है उसके ऊपर हंसते हैं कि तुम भाई बात कर रहे हो वो सही नहीं है। हकीकत में तो दोनों गलत है, क्योंकि पहले वाला तो जो है वो दूसरा रिलेशनशिप की बात ही नहीं करता है, दूसरा वाला बात करता है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो दोनों के अंदर कुछ कमियां हैं। और दूसरा ये है कि ब्रेन और माइंड के दोनों के अंदर ये कंसेप्ट है ही नहीं कि ब्रेन और माइंड एक अलग चीज़ है, दोनों के बीच में क्या अंतर है और दोनों की वर्किंग प्रोसेस क्या है। और ब्रेन के ये 3 हिस्से हैं ABC, मतलब कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया, अपकीप एरिया और साइलेंट एरिया, ये 3 हिस्से हैं, वो न्यू स्कूल भी नहीं जानती है और ओल्ड स्कूल वाले भी नहीं जानते हैं, इसलिए दोनों गलत हैं। नॉर्मल ब्रेन प्रोसेसेस can go on in the thinking instrument area of the brain. However, whenever there is a problem or question and the brain needs help of the mind, a particular method is to be followed to see that in the registration area the 4 centers ISM do not function. अब यहाँ नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है वही हमेशा कामकाज करता रहता है। विचार जिसको हम कहते हैं, विचार हमें आते हैं, कांस्टेंट विचार हमें आते हैं, कैसे कहाँ से आते हैं वो कुछ हम जानते नहीं, हम एक ही अनुभव कर सकते हैं कि विचार अंदर चल रहा है। तो ये थिंकिंग प्रोसेस हमारे अंदर एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर चल रही है। पर मानो कि कोई ब्रेन के अंदर कोई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब लाइफ का प्रॉब्लम कोई आया और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट देखती है कि अरे ये प्रॉब्लम आ गया, कुछ गड़बड़ी है, पर वो खुद उसको सॉल्व नहीं कर सकती है, तो क्या होता है कि वो माइंड की हेल्प लेता है। ये अंदर की एक प्रक्रिया है और जो साधना करता है और वहाँ तक पहुँचा है वही ये चीज़ समझता है और किस तरह माइंड इसको हेल्प कर सकता है और क्या करना चाहिए कि माइंड ब्रेन को हेल्प करेगा। ये पूरा अंदर का एक जो ये है, वो जो साधक वहाँ तक पहुँचा है वही इस तरह इसकी मदद कर सकता है माइंड द्वारा ब्रेन को। तो पर्टिकुलर मेथड को कुछ अपनाना पड़ता है और वहाँ फिर वो माइंड उसको हेल्प कर सकता है। पर फिर से वही बात आती है कि उस दौरान जो ISM केंद्र है रजिस्ट्रेशन एरिया के, उसको शांत रहना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस अगर चालू हो गई तो फिर विचार की। तो हम हमारे अंदर भी देखते हैं, तो कई बार मानो कि हम कोई उलझन है, कोई प्रश्न अंदर ये करते हैं, शांति से बैठते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि बीच में बार बार कोई एक विचार आता है। जब तक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अंदर दिखाई नहीं देता है तब थोड़ा थोड़ा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अंदर चंचोपात करता है, वो थोड़ा ये करता है कि सूक्ष्म विचार अंदर आ जाता है कि ये सॉल्यूशन मिला कि नहीं, क्या सॉल्यूशन मिला। मतलब कि कभी कभी ISM के अंदर थोड़े से भी सक्रिय हो जाते हैं तो भी वो चीज़ हो नहीं पाती है, वो जो है वो माइंड को काम करके उसको समझाना है ब्रेन को, वो फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए ISM के अंदर को एकदम शांत रहना जरूरी होता है। फ्रॉम A, B, C, D and E above, it is clear that all efforts to silence the whole of thinking instrument area must end in failure and frustrate in absence of proper knowledge and method.
अब ये प्रॉब्लम है कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ये जानता नहीं है कि भाई ये किस तरह इसको साइलेंट किया जाए। मतलब साधक नहीं जानता है कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह साइलेंट किया जाए, शांत रखा जाए। और वो शांत नहीं रहता है, वो चीज़, वो टेक्निक वो साधक नहीं जानता है। तो फिर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट फिर अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके पास वो नॉलेज और मेथड नहीं है कि किस तरह उसको शांत रखा जाए और माइंड का प्रकाश लेके उसका सॉल्यूशन लिया जाए। ये नॉलेज नहीं है, ये मेथड नहीं है। तो फिर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट निराश हो जाता है और फेल हो जाता है। In the case when an answer or solution is sought from the individual's mind, brain condition of 3B diagram is essential. अब देखो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कब आंसर मिलेगा। तो जब अंदर की 3B की स्थिति बनेगी, मतलब IESM केंद्र बिल्कुल शांत है, न मेमोरी काम कर रही है, न कोई विचार चल रहा है, न कोई डे ड्रीमिंग, कुछ भी नहीं चल रहा है। 3B की स्थिति अंदर निर्माण हुई है। मतलब कि हकीकत में तो 3B की स्थिति ये है कि जहाँ इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न को मिल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के विचार विहीन अवस्था है, थोड़ी टेम्पररी चीज़ को कहें तो टेम्पररीली भी विचार विहीन अवस्था अगर उत्पन्न होती है तो उस दौरान जो है वो ऐसा ज्ञान टपकता है कि जिसके अंदर इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो ये 3B की स्थिति एसेंशियल है। You will note that 3B stage does not amount to suppressing the thinking instrument area's functions, but only a part of the thinking instrument is temporarily made use of, and the last less than a moment. अब उस दौरान एक क्षण के लिए ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को वो बंद होना जरूरी है। बाकी तो उसके बाद में तो फिर आगे पीछे वो काम कर सकता है। पर जिस मोमेंट 3B की स्थिति बनती है उस मोमेंट के अंदर ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है थोड़ी क्षणों के लिए, कुछ क्षण के लिए, और एकदम वो ज्ञान या ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो एकदम अंदर आ जाता है। और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना परफेक्ट होता है कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जो हम सॉल्यूशन लाते हैं ब्रेन से ही लाते हैं, मतलब सोच के लाते हैं, कुछ किसी को पूछ के लाते हैं, ऐसे जो सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं वो सॉल्यूशन फेल हो सकते हैं क्योंकि वो विचार की ही निपज है। पर अगर प्रकृति से, कुदरत से आता है या इन्फिनाइट माइंड से जो चीज़ आती है अंदर सॉल्यूशन के रूप में, वो कभी भी फेल नहीं होती है। तो कितनी बड़ी एक चीज़ होती है। और इसीलिए ये साधना में भी उपयोगी है और सांसारिक जीवन में भी उपयोगी है। तो इसलिए साधक जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लक्ष्य देके वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। तो उसकी जो साधना की समस्या है उसका भी सॉल्यूशन उसको वहाँ से मिलेगा, और उसकी अपनी संसार की कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरे उनके फॉलोवर है या उनके कोई फ्रेंड है, उनकी किसी की समस्या है, उसका भी ये समाधान कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम हमारे संतों के अंदर देखते हैं। जो पहुँचे हुए संत हैं, जब हम अपनी समस्या लेके उसके पास जाते हैं तो कई बार जो सही और अच्छे संत होते हैं तो वो वहाँ सॉल्यूशन को वो वहाँ जाके इसका सॉल्यूशन ले आते हैं और दूसरे व्यक्ति को बताता है कि भाई आप ऐसा करो तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो ये प्रोसेस अंदर इस तरह की होती है। द टोटल थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया इज मेड यूज ऑफ in diagram 1, 2 and 3A stage, but in 3B only the registration area is made use of without the functioning of the four centers IESM for less than a moment. तो नॉर्मल कोर्स के अंदर हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया जो है वो डायग्राम 1, 2 और 3A ये तीनों स्टेज के अंदर काम करता रहता है। 3A में तो मेमोरी आती है और उसके साथ में, हालांकि 3A की स्थिति ऐसी है कि 1, 2 जैसी नहीं है। मतलब कि उसके अंदर एक चिपक के जो रहता है, मतलब ब्रेन और माइंड चिपक जाता है, जो माइंड को कैटालिस्ट के रूप में रहना है
वो स्थिति 1 और 2 में नहीं होती, यहाँ 3A के अंदर वो स्थिति बनती है कि वो कैटालिस्ट के रूप में माइंड रहता है और ब्रेन को अपने आप में काम करने देता है। पर 3B की स्थिति एकदम अलग है कि जहाँ कोई विचार की प्रक्रिया नहीं चलती है, इम्पल्स अंदर नहीं जा सकता है ब्रेन के अंदर, पर सिर्फ ये जो इसका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का IESM पार्ट है रजिस्ट्रेशन एरिया का, उसके साथ उसका एक कॉन्टेक्ट रहता है और इसका वो उपयोग कर सकता है। क्योंकि पहले हमने देखा कि जो ज्ञान अवतरित होता है उसको रजिस्ट्रेशन एरिया में लाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो ज्ञान का उपयोग या ज्ञान क्या आया उसकी समझ ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये IESM केंद्र को इतना जिंदा रखना, इतना चालू रखना जरूरी है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ साधक समझने में गलती करता है कि 3B का स्टेज मतलब कि वहाँ IESM केंद्र भी नहीं काम करेंगे, ऐसा नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति समझता है, पर ऐसा नहीं है। ये पॉइंट यहाँ क्लियर होता है, तो वो समझना है कि 3B के स्टेज में ये IESM केंद्र को छूट होती है, सिवाय कि वो कोई उपद्रव न करे, वो अपना कोई प्रोग्राम न चालू कर दे, शांति से वो रहे और जो आ रहा है उसको खाली रिसीव करे, उसका काम रिसीव करने का है। Work on oneself is necessary to arrive at and establish oneself in diagram 3A stage, for then only one can proceed to 3B stage and then only one can use the process partly or wholly of the thinking instrument। तो हमें अपने ऊपर काम करना है और काम करते करते धीरे धीरे करके डायग्राम 1 से 2, 2 से 3A तक पहुंचना है और फिर 3A से आगे 3B तक जाना है। और फिर जब हम ये 3B पर पहुंचते हैं तब हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जिस तरह चाहे इस तरह हम पार्टली या होली कर सकते हैं। Whatever processes that have no link with one another, that is are disjoint, can go on concurrently without being disturbed in any manner। अब ये जो तीनों अलग अलग एरिया है A, B और C, A का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, B का अपकीप एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव और C साइलेंट एरिया, अब ये तीनों जो है उसको जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ वो लिंक में ही काम करे, वो लिंक नहीं हो, वो डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं, फिर भी वो कॉन्करेंटली अपने अपने हिसाब का काम वो साथ साथ में कर सकते हैं और दूसरे किसी को एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते। ए का काम थिंकिंग का है तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ए का काम करेगा, बी वाला जो है जिसको मेंटेनेंस का काम करना है तो वो अपना काम करेगा, वहाँ ए बी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब सी की स्थिति होती है तब ये दोनों भी शांत रहेंगे। इस तरह सब कॉन्करेंटली काम कर सकते हैं। ओनली दोज दैट आर रिलेटेड हैव टू एकोमोडेट वन अनदर, तो उन लोग को उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा, एक संवादिता या सामंजस्य एक दूसरे के साथ में रखना पड़ेगा और सामंजस्य काम करना पड़ेगा। बट द इंटरनल स्पीड्स आर सो ग्रेट दैट व्हेन दे accommodate one another, our eyes would fail to see and our brain also would fail to register that the related processes have accommodated each other. The three areas of the brain can work independently and also when required interdependently। अब ये अंदर की प्रोसेस इतनी फास्ट चलती है, ये ब्रेन की पूरी प्रक्रिया, जैसे कि अंदर हमारे अंदर एक सेकंड में 120 इम्पल्स आते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस वो कर लेता है और दूसरी सारी, तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया और दूसरे जो एरिया जो है, तीनों एरिया जब वो काम करते हैं तो इतनी स्पीड से काम करते हैं कि और उसका जो एक दूसरे के साथ एकोमोडेट होते हैं, वो सारी चीज़ जो है वो हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते और हमारा ब्रेन भी उसको कई बार पकड़ नहीं सकता है और वो चीज़ को रजिस्टर भी नहीं कर सकता है। जैसे कि अब 120 इम्पल्स आए तो इसमें से जो थिंकिंग जो
थिंकिंग होता है, मतलब कि विचार जो बनते हैं, थॉट बनते हैं, वो कितने बनते हैं? बहुत कम बन जाते हैं। 120 में से बहुत कम बन जाते हैं, 30, 40, 50 जैसी स्थिति। और मेडिटेशन में जाते हैं तो 10-15 तक वो गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये रजिस्टर तो फिर इतना ही हुआ, 30-40 जितना का विचार बना, तो बाकी तो उसकी भी कोई प्रोसेस तो हुई होगी, पर इतनी फास्ट हो गई कि वो ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया जो है उसको पकड़ ही नहीं पाया, ये उसको समझ ही नहीं पाया, और वो रजिस्ट्रेशन छूट गया, वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। इसलिए वो विचार या कुछ क्या हुआ वो हमारी समझ में नहीं आया। तो इस तरह ये इतनी फास्ट काम करते हैं और अपने आप में एकोमोडेट भी हो जाते हैं, पर हम इसको ये पकड़ नहीं सकते, और ये ब्रेन का कुछ हिस्सा भी इसको पकड़ नहीं सकता है। इस तरह ये तीनों जो है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, और जब जरूरत होती है तो एक दूसरे का सहारा लेके भी काम करते हैं। अब दो पॉइंट में ये दो बात करते हैं। 1. Now we realize that the property of the infinite or individual mind flowing through an individual thinking instrument cannot make the wisdom cloud to pour, for its conditions are not stable. अब ये पहले जो उन्होंने बताया था कि भाई एक विजडम का क्लाउड होता है, ज्ञान का बादल होता है, और जब अंदर की ऐसी स्थिति बनती है, खास करके साइलेंट एरिया की, सी एरिया की, तो वो विजडम का क्लाउड जो है वो फिर बरसता है, अंदर आता है। पर नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ये इंडिविजुअल माइंड का फ्लो तो आता है, पर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की स्थिति वहाँ ऐसी स्टेबल नहीं बनती है, और उसके कारण वो चीज़ वहाँ हो नहीं पाती है, वो ज्ञान का अवतरण होता नहीं है, या वो चीज़ जो है वो व्यक्ति पकड़ नहीं सकती, समझ नहीं सकती है। तो पहली स्थिति ये हो गई कि जहाँ ये ज्ञान का बादल अवतरने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपने आप में स्थिर नहीं है। दूसरी स्थिति, in the silent area the stable and constant conditions of the total silence, and which is also the same with the mind, and therefore in this area the wisdom cloud can pour. दूसरी साइलेंट एरिया की जो की स्थिति है कि जो एकदम शांत है, स्थिर है, ऐसी स्थिति उसके अंदर है, क्योंकि वहाँ कोई विचार नहीं है, स्पंदन नहीं है, कुछ भी नहीं है साइलेंट एरिया के अंदर, सिर्फ साइलेंस है, इसलिए उसको साइलेंट एरिया कहते हैं। तो वो स्थिति के अंदर ये ज्ञान का बादल जो है वो अवतरित होता है, क्योंकि उसको एक सुटेबल है। जैसे हमारे यहाँ आकाश में जो बादल होते हैं, तो वो कब बरसते हैं कि भाई यहाँ पृथ्वी के ऊपर सुटेबल स्थिति होती है, उसका प्रेशर लो होता है, ऐसी कंडीशन बनती है प्रेशर की, तो फिर वो बारिश जो के बादल है जो है वो बरसते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी ये ज्ञान का बादल जो है वो तब बरसेगा कि जब वो अंदर एक स्थिति बनेगी। So the question arises, why does not the wisdom cloud pour always and at all times? And to this we have noted earlier that it does pour always and at all times. If that is so, now the important question arises, then where does all the pouring of wisdom cloud go? As Dr. King would say, scientific investigation find no answer. It all merely leaks out of the organism. The final question arises, why, and can it not be prevented or made use of? तो यहाँ तीन क्वेश्चंस यहाँ वो अराइज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये जो विजडम का क्लाउड जो है वो क्या ऑलवेज वो नहीं आ सकता, वो नहीं बरस सकता? तो वो कहते हैं कि हाँ, वो ऑलवेज वो होता है और बरस भी सकता है। मतलब कि ये जो ज्ञान जो है वो हमारे अंदर हर क्षण आता है,
और हर समय हर क्षण आता ही रहता है। पर अगर वो हर समय आता है तो वो कहाँ जाता है, वो हमें क्यों इसका अनुभव नहीं होता है? तो उसका कोई जो है वो यहाँ आंसर नहीं मिलता है। और डॉक्टर किंग जो साइंटिस्ट थे वो भी उसका कोई आंसर नहीं देता है। ऐसे ही समझते हैं कि भाई वो कुछ ज्ञान अंदर आया तो सही, पर वो फिर से ऑर्गेनिज्म से लीकेज हो गया और कहीं से कहीं चला गया। तो ये एक स्थिति अंडर नॉर्मल कोर्स में होती है। अब लास्ट सवाल ये है कि अगर वो जो लीकेज होता है उसको क्या हम रोक सकते हैं और उसका उपयोग कुछ हम कर सकते हैं? तो ये तीसरा सवाल हमारे लिए साधना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर जो ज्ञान या फिर दूसरी तरह का है तो इम्पल्सिस भी जो आते हैं, जैसे कि 30,000 इम्पल्सिस अंदर आते हैं और सिर्फ 120 का ही प्रोसेस होता है, तो बाकी के कहाँ जाते हैं और उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं? इसी तरह यहाँ ये विजडम क्लाउड की बात की है कि विजडम क्लाउड जो आता है हर समय आता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? तो भी वो कुछ लीकेज है हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो चला जाता है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर जो जो लीकेजेस है इसमें मेन तो डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन वगैरह सबसे बड़े लीकेजेस हैं। और वो लीकेजेस जो है हो सकता है कि वो ज्ञान आता हो वो ये लीकेजेस के कारण, क्योंकि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज एक ऑक्यूपाई रहता है, तो फिर ये थिंकिंग वो ये जो ज्ञान अंदर अवतरित होता है उसको कोई पकड़ नहीं सकता है। ऐसा कुछ अंदर की स्थिति हो सकती है। पर अगर इसका हम रोक सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं तो साधना में बहुत बड़ी प्रगति हो सकती है। Here we must remember that all the conditions of 3B and 3C stage are transcendental. 3B being early stage and 3C being very advanced stage. तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की कि ये जो 3B का और 3C का स्टेजिस है वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब यहाँ कोई विचार की प्रक्रिया नहीं है, इंद्रियातीत है। वहाँ ना इंद्रिया काम करती है ना विचार काम करते हैं। वो एक ऐसी स्थिति है कि वहाँ वो स्थिति के अंदर इन्फिनाइट माइंड के साथ ही एक जुड़ाव रहता है। 3B की स्थिति के अंदर इन्फिनाइट माइंड के साथ जुड़ाव रहता है और 3C की स्थिति के अंदर आत्म तत्व के साथ जुड़ाव होता है। तो ये जो स्टेजिस है वो दोनों ट्रांसेंडेंटल है और इसीलिए वहाँ कोई और चीज़ या प्रक्रिया विचार वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों बहुत ऊंची स्थिति होती है। और हमने ये पीछे ये भी पढ़ा था कि भगवान बुद्ध ने उसके निर्वाण के बाद में, निर्वाण मतलब वो जब उसको अपना आत्म साक्षात्कार हुआ उसके बाद में भी फिर वो सालों तक जिए, तो ये 3B की स्थिति के अंदर वो जीते थे। ये बात हमने देखी थी क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल स्थिति है। 3B जो है वो अर्ली स्टेज है और 3B का एडवांस, 3C का एडवांस स्टेज है, वो अल्टीमेट स्टेज है। अब यहाँ 3 पॉइंट बताते हैं, X, Y, Z, वो लास्ट में पढ़ लेते हैं। Transcendental would mean such that cannot be described as brain neurological processes or functions that convey the experience and is beyond the stage of active awareness or awakeness। तो ट्रांसेंडेंटल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोई न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की प्रोसेस कोई चलती नहीं है, फंक्शंस नहीं होता है और उससे कोई एक्सपीरियंस को कन्वे नहीं किया जाता है ये ट्रांसेंडेंटल की स्थिति में। और वहाँ एक्टिव अवेयरनेस और अवेकननेस से भी ये ऊपर की स्थिति है। तो नॉर्मली तो हम जब जीते हैं तो पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं तो हम एक्टिव अवेयरनेस से जीने लगेंगे या अवेकन की स्थिति में। पर फिर भी वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है क्योंकि ट्रांसेंडेंटल स्थिति उससे भी ऊंची है। ये एक्टिव अवेयरनेस की स्थिति जो है वो जिसके अंदर हमारे अंदर वो जो है वो अवेयरनेस की तीसरी स्थिति जो है
उस तरह की है, पर ट्रांसेंडेंटल जो है वो फोर्थ स्टेज है, चौथी स्थिति है। Why? We have also to remember that even when neurological processes or functions take place, but do not reach the registration area to register, there is no experience of such processes or functioning. That is, under morphia or painkillers, not allowing pain to be experienced, though pain is there. तो दूसरी स्थिति हमने ये देखी थी कि वहाँ एक न्यूरोलॉजिकल या विचार की प्रक्रिया तो वहाँ चलती होती है, पर अगर वो रजिस्ट्रेशन एरिया में जाके रजिस्टर्ड नहीं होती है तो फिर उसका हमें अनुभव नहीं होता है। हम कह नहीं सकते कि मुझे ये हुआ। जिस तरह यहाँ एग्जांपल देते हैं कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी के अंदर, तो उसको पेन किलर दिया जाता है या फिर मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसके द्वारा उसका पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है, उसको अनुभव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेन वहाँ नहीं है, पेन वहाँ है, पर उसका रजिस्ट्रेशन अब नहीं होता है, क्योंकि वो पेन किलर के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन का होना बंद हो जाता है, तो पेन का अनुभव वहाँ नहीं होता है। वही चीज़ वहाँ होती है कि न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होती है, पर वो उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस का क्या हुआ वो पता नहीं चलता है। और तीसरी स्थिति, नाउ देयरफॉर द $1,000,000 क्वेश्चन, हाउ कुड ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस बी एक्सपीरियंस फॉर दैट टू इज नॉट रजिस्टर्ड। तो जो अनुभव रजिस्टर हुआ ही नहीं है उसको किस तरह हम अनुभव कर सकते हैं। एक अनुभव अंदर हुआ है, अभी उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो क्या हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इफ डज नॉट अराइव देयर इज नो एक्सपीरियंस, ओनली डीप स्लीप कंडीशन। अब अगर वहाँ एक्सपीरियंस तो ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस तो उसको हो गया, पर वो जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया तक नहीं आया, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं बनता है, उसका एक्सपीरियंस के रूप में अनुभव नहीं होता है। वहाँ फिर एक डीप स्लीप कंडीशन का होता है, गहरी निद्रा के अंदर जैसे व्यक्ति चला गया है और फिर गहरी निद्रा से वो व्यक्ति उठता है तो कैसा अनुभव होता है। तो एक डीप स्लीप की स्थिति का उसको अनुभव होता है, पर ट्रांसेंडेंटल अनुभव नहीं होता है। But the irony of it all is that it does reach the registration area and still it is not experienced. तो ये एक विचित्र बात है कि वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुंचता है। ऐसा भी होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन एरिया तक वो पहुंचा है फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। अब ये क्यों नहीं होता है वो तो वही जाने, वहाँ क्या होता है वो समझना मुश्किल है। In case of persons at diagram 1 and 2 stages, the registration area has very heavy non-stop wild and erratic traffic of its own making and the organism floating in। तो जो व्यक्ति डायग्राम 1 और 2 के अंदर आते हैं उसके अंदर इसका थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट इतना हैवी कामकाज करता रहता है और नॉन स्टॉप उसके अंदर विचार चलते रहते हैं। वाइल्ड और इरेटिक ट्रैफिक जैसे कि एक अस्थिर ट्रैफिक, जिस तरह कांस्टेंट ट्रैफिक कैसे अंदर चलता हो इस तरह अंदर विचार एक के बाद एक चलते ही रहता है अंदर। और ऑर्गेनिज्म जो है वो पैसिव अवेयरनेस की स्थिति के अंदर वो फ्लोट करता रहता है। तो बहुत कम जो एक्सपीरियंस है उसका वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। और यही बात है कि भाई ट्रांसेंडेंटल जो अनुभव होते हैं वो भी अगर उस दौरान वहाँ आते हैं तो क्योंकि वो एक पैसिव अवेयरनेस की स्थिति है और हैवी ट्रैफिक है अंदर विचारों का, तो इन सब कारणों के कारण ये ट्रांसेंडेंटल जो स्थिति है उसका अनुभव वहाँ नहीं हो पाता है, उसका अनुभव का रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो हैवी ट्रैफिक है वो इसको वॉश अवे कर देता है, उसको साफ कर देता है, निर्दयता पूर्वक रिमोटलेसली साफ कर देता है।
last point. Persons who are at diagram 1 and 2 stages are therefore not aware of this most unfortunate happening, never dreaming that the two are blessed with a transcendental wisdom every day, every moment, and yet remaining what they are. तो व्यक्ति जो 1 और 2 की स्थिति के हैं वो उसको कम नसीबी से उसको पता ही नहीं चलता है कि इस तरह का कुछ अंदर ट्रांसेंडेंटल विजडम ज्ञान अंदर आता है और वो व्यक्ति कितनी ब्लेस्ड है, कितनी अंदर उसका वो एक आशीर्वाद की स्थिति के अंदर व्यक्ति है। पर फिर भी वो हर क्षण ऐसी चीज़ होती है, फिर भी वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, तो फिर वो जैसा है वैसा ही रहता है। यहाँ हम रुकते हैं और कहने की बात ये है इन शॉर्ट ये पेपर के अंदर इतना कि भगवान हमेशा हमें ज्ञान तो देता रहता है, हमारे अंदर हमेशा एक ज्ञान आता रहता है हमारी ओर, पर क्योंकि हम विचारों के साथ में जीने के लिए आदी हो गए हैं, इसीलिए वो जो एक ब्लेस मोमेंट होती है अंदर, जो एक ज्ञान अवतरित होने की एक संभावना बनती है, वो नहीं हो पाती। दूसरी तरह का है तो जो साइलेंट एरिया जो सी है उसको हम मौका ही नहीं देते हैं कि वो एक्टिव बने और काम करे और वो उसको झेले, क्योंकि हमारा ये एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनिंग में रहता है, ज़्यादा काम करता है। तो सी एरिया के अंदर क्या होता है वो हम झेल नहीं सकते, या अंदर आता है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी एक कम नसीब स्थिति है, जैसे कि भाई मछली पानी के अंदर तो रहती है फिर भी वो प्यासी होती है, इस तरह हम ज्ञान के तालाब में हैं फिर भी ज्ञान से हम वंचित हैं, इस तरह की स्थिति। क्योंकि इन्फिनाइट माइंड जो है वो ओमनी प्रेजेंट है और ओमनिशियंट है, वो उसके अंदर सर्व ज्ञान है और हर जगह वो ज्ञान अवेलेबल है, हमें उसको लेना ही है। हमारे अंदर की एक स्थिति है, इसको बनाने की ज़रूरत है, तो ज्ञान को हम वो झेल सकते हैं, ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, इसका एक ही कारण है विचार, विचार और विचार। अब इसके ऊपर आप विचार करना, तब तक के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप।